स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल अपने गत लेक्चर्स में भी आपसे दबाव समूह विषय पर चर्चा कर रहा था और आज अपने लास्ट लेक्चर में मैं दबाव समूहों के द्वारा जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उनकी जो भूमिका है राजनीतिक व्यवस्था में तथा दबाव समूहों की राजनीति के संदर्भ में समीक्षा करते हुए अपने विचार आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो तकनीकें दबाव समूह के द्वारा व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालने के लिए और अपने हितों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। इन तकनीकों में सबसे पहला है लॉबिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका एकमात्र कार्य दबाव के द्वारा शासन को प्रभावित करना होता है। ये शासन के अभिकरणों और निर्णय लेने के लिए वाले अधिकारियों को प्रभावित करते हैं। लॉबिंग के लिए ये निजी संपर्क, प्रतिनिधि मंडल जिसे डेलीगेशन भी कहते हैं, संचार माध्यम, जुलूस या इवन प्रदर्शन आदि का भी सहारा लेते हैं। ये दबाव समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। ये प्रतिनिधियों का चयन करने में अपने समर्थित प्रत्याशियों का चुनाव कराते हैं। ये लोग दबाव समूह के अधिकांश हितों का समर्थन करने वाले ही लोग होते हैं। जनता का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने की दबाव समूहों के द्वारा कोशिश की जाती है, क्योंकि तभी सरकार पर अधिक दबाव बनाया जा सकता है। दबाव समूहों के तरीके सनसनी फैलाने वाले भी हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करने को हम असभ्य लॉबिंग कहते हैं। असभ्य लॉबिंग, जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये वो दबाव समूहों की उत्पत्ति है जो किसी उद्योग या कार्यालय में जब किसी भी कारणवश छंटनी होती है, अर्थात काम करने वालों की संख्या में कमी की जाती है, तब ये दबाव समूह अपनी मांग के लिए घेराव या नाकाबंदी जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते हैं। कई बार दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण भी लेते हैं और साथ ही निर्णय को अपने पक्ष में कराने का प्रयास करते हैं। जब कभी भी अनुनय अर्थात प्रार्थना या याचिका के साधन असफल हो जाते हैं, तब दबाव समूहों के द्वारा धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, इवन बंद जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं भारतीय राजनीति की बात करूं तो भारत की राजनीति में इसी प्रकार के दबाव समूहों का प्रभाव ज़्यादा है, जो कि इस तरह से प्रदर्शन, धरना, बंद आदि के माध्यम से काम करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये होता है कि कौन सा समूह ज़्यादा अव्यवस्था फैलाकर निर्णय प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए गत वर्षों में हमने देखा ही है कि किस प्रकार गुर्जर आंदोलनों के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में अव्यवस्था फैलाकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया जाता रहा है। इस प्रकार की तकनीकों से दबाव समूह कुछ निम्न कार्यों का संपादन करते हैं, जैसे कि इससे दबाव समूह मांगों में तालमेल बैठाते हैं और उन्हें रचनात्मक बनाए रखते हैं, जिससे कि जो आम जनता है उसमें हताशा और असंतोष पैदा करने वाले तत्वों को उत्पन्न होने से रोका जा सके। साथ ही ये समान रुचि व हितों वाले लोगों को संगठित करते हैं, जिससे कि उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।
दबाव समूह शासन व जनहित के बीच कम्युनिकेशन चैनल या संपर्क के साधन के रूप में भी काम करते हैं। ये किसी भी शासन व्यवस्था में पहरेदार या गेटकीपर का काम करते हैं और जनता की मांग तथा शासन व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की कोशिश निरंतर करते रहते हैं। लास्ट में ये भौगोलिक व क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली के पूरक हैं। क्षेत्रीय एकरूपता लाकर सार्वजनिक कल्याण को सुरक्षित करने का काम करते हैं और जनमत के निर्माण का काम करते हैं। इससे समाज में संघर्ष को कम करने में सहायता मिलती है। उपरोक्त सभी कार्यों को पूरा करने में दबाव समूह राजनीतिक दलों का निरंतर सहयोग करते हैं। इन सभी कार्यों के आधार पर अगर हम दबाव समूहों की भूमिका की समीक्षा करते हैं या भूमिका के बारे में बात करते हैं तो निम्न निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। पहला, जहां शासन व समाज का स्वरूप लोकतांत्रिक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां दबाव समूह की उपस्थिति स्वाभाविक है, क्योंकि यहां उनके अस्तित्व को सहज रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। परंतु जहां बंद समाज है या सर्वसत्तावादी शासन मौजूद है, वहां पर इन्हें स्वतंत्रता नहीं होती और ये केवल मात्र यांत्रिक रूप में काम करते हैं। ये देखा गया है कि जहां कहीं भी शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक होती है तो दबाव समूहों की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के जो संगठन हैं वो ढीले होते हैं और ऐसे में दबाव समूह सदन पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अमेरिकी कांग्रेस को ही लें तो वहाँ पर लॉन्ग रोलिंग और पाक बैरल व्यवस्थापन के द्वारा दबाव समूह अधिक संगठित रूप में काम करते हैं। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था में भी क्योंकि दलीय व्यवस्था सुदृढ़ होती है, अतः इनके प्रोग्राम और नीतियां भी निश्चित होते हैं और ऐसे में दबाव समूह का अपेक्षाकृत जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। सेकंड, किसी भी शासन व्यवस्था में दलीय व्यवस्था दबाव समूह के व्यवस्था के महत्व को निर्धारित करती है। दो दलीय व्यवस्था में इनका प्रभाव अधिक होता है, जबकि बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दल स्वयं ही दबाव समूह के रूप में ही काम करते हैं। तीसरा, किसी भी व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका क्या होगी, ये कुछ निम्न बातों पर निर्भर करता है। दबाव समूह की भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि समूह का जीवन काल क्या है और उसका सामाजिक स्तर क्या है। समूह के पास धन कितना है और उसे खर्च करने की उनकी क्षमता क्या है। सदस्यों में परस्पर आपस में तालमेल कितना है। साथ ही जो दबाव समूह का नेतृत्व है उसकी योग्यता क्या है और उसकी सुदृढ़ता क्या है। सामाजिक प्रणाली का बहाव किशोर है और हित की तीव्रता अर्थात मांग का स्तर कितना है। ये सभी बातें दबाव समूह की प्रभावशीलता को निर्धारित करने का काम करती हैं। अंत में मैं समीक्षा करूंगा दबाव समूहों की, अर्थात इनका किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में क्या महत्व है या किस आधार पर उनकी आलोचना की जा सकती है। जहां तक आलोचना का सवाल है, फ्रेडरिक जो हैं वो दबाव समूहों को किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शैतानी ताकतों की संज्ञा देते हैं। अर्थात उनके हिसाब से दबाव समूह की भूमिका किसी भी राज्य व्यवस्था में बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। लॉबिंग के कारण सामान्य नैतिकता का स्तर व्यवस्था में कम होता है। ये दबाव समूह विशेष हितों का पोषण करते हैं
और सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं। इसलिए इस रूप में दबाव समूह किसी भी व्यवस्था में संकीर्णता के द्योतक हैं। अंत में दबाव समूह को अप्रजातांत्रिक माना गया है। ये संगठन के द्वारा प्रभाव और शक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से राजनीतिक निर्णय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। उपरोक्त तमाम आलोचनाओं के बावजूद दबाव समूह का वर्तमान आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में महत्व है, क्योंकि ये नागरिकों की साझेदारी को बढ़ावा देते हैं और जनता के असंगठित समूहों को शक्ति प्रदान करते हैं। दबाव समूह व्यावसायिक, कार्यात्मक और विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस रूप में ये क्षेत्रीयता के पूरक हैं। ये सत्ता के निरंकुश प्रयोग पर भी प्रतिबंध के रूप में काम करते हैं। मिलर का मानना है कि राजनीति उन हितों के संघर्ष और मेल मिलाप पर निर्भर करती है जो समाज में अनगिनत असमानताओं से उत्पन्न होते हैं। अंत में फाइनर दबाव समूहों को शासन का थर्ड हाउस या तीसरा सदन कहते हैं, क्योंकि ये जनमत को प्रभावित करते हैं, उनको बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करते हैं और संगठन की साख जुटाने का काम पूरा करते हैं।